नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन या इसी को हम कह सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दो टर्म, एक मोशन और एक रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट t=0 पे पॉइंट ए पे है और t=t पे अगेन पॉइंट ए पे ही है, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम not change their position. Object is said to be at rest. अगर किसी ऑब्जेक्ट ने टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं किया तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये टाइम है। अगर टाइम बढ़ता जा रहा है बट पोजीशन कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का, अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से सपोज करो एक सर्टेन डिस्टेंस पे है तो हर जगह ऑब्जेक्ट का वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ टाइम के साथ, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यही ऑब्जेक्ट अगर t=0 पे पॉइंट ए पे है और कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया है। अगर हम कहते हैं कि ये पोजीशन एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है और ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया आइदर दिस और दिस और दिस, कैसे भी ऑब्जेक्ट ने अगर अपना पोजीशन चेंज किया तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में है और कब मोशन में है, तो वो हम टाइम के साथ देखेंगे कि अगर टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब दूसरी बात आती है कि ये जो मोशन एंड रेस्ट है, जो भी इसको एनालाइज कर रहा है दे आर कॉल्ड व्हाट, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर जरूरी है जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को एनालाइज करेगा टाइम के साथ कि ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है या ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। वो जो एनालाइज करेगा उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर को हम ऑलवेज रेस्ट में मानते हैं। उसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को जज करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करेगा या नहीं करेगा, इसको देखने के लिए हम एक सेट ऑफ 3 एक्सिस यूज करते हैं और उसको हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम है सेट ऑफ 3 एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, इसका सेट, ये ओरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट को मानेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। अगर हम कोई इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक पॉइंट हम P लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1, और कुछ टाइम के बाद मान लो ये इनिशियल पोजीशन है इसका, कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का सपोज करो कि पोजीशन चेंज हुआ, x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, y एंड z चेंज नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। अगर मान लो कि t टाइम के बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट m पॉइंट पे आ गया और इसका कोऑर्डिनेट जो है
एक्स चेंज हुआ और वाई चेंज हुआ बट जेड चेंज नहीं हुआ, तो दो कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं, तीसरा चेंज नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अभी जो मोशन किया है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। और अगर ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे है जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट तीनों अगर चेंज हो गए, तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट ने 3 डायमेंशनल मोशन किया है। तो ऑब्जेक्ट अगर एक एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 एक्सिस चेंज कर रहा है 2 डायमेंशनल मोशन, और तीनों एक्सिस अगर एक साथ चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं 1 डायमेंशनल मोशन का एक स्ट्रेट लाइन पे। आइदर ये हो सकता है हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं हम, या ये हो सकता है वर्टिकल, चाहे हम डाउन मूव करें चाहे हम अप मूव करें, इसको हम कहेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। अब जब मोशन होगा, ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट एक पाथ कवर करेगा। तो कुछ टर्म्स हम डिफाइन करेंगे, जैसे हमारे पास एक टर्म है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम कहते हैं टोटल पाथ लेंथ। सीधा सीधा हो गया कि डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ है। अगर मान लो कि ये ए है और ये बी पॉइंट है और ऑब्जेक्ट को ए से बी जाना है, तो एक पाथ तो बनता है ये। दूसरा पाथ हो सकता है ऑब्जेक्ट सी के थ्रू जाना चाहे, एक पाथ बनाइए। तीसरा पाथ हो सकता है ऑब्जेक्ट पहले डी पे आया, फिर ऑब्जेक्ट ई पे आया, फिर ऑब्जेक्ट बी पे जाए। तो ये 3 पाथ बनते हैं, या और भी कई सारे पाथ बनते हैं। तो जिस पाथ को ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा वो टोटल पाथ लेंथ इसका कहलाएगा डिस्टेंस। मतलब ए से बी जाने के लिए ऑब्जेक्ट के पास कई डिस्टेंस कवर करने का ऑप्शन है। अगर ऑब्जेक्ट सीधे ए से बी जाता है तो इसका डिस्टेंस हुआ x1, अगर ऑब्जेक्ट थ्रू सी जाता है तो इसका डिस्टेंस हुआ x2, और अगर ऑब्जेक्ट इस पाथ को डी ई बी वाले पाथ को कवर करता है तो इसका डिस्टेंस हुआ x3। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि नेवर बी नेगेटिव, और स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि जब ये नेगेटिव नहीं होगा तो डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस नेवर बी 0। तीसरी बात याद रखना है कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा और डिस्टेंस का डायमेंशन L होगा, क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी जो क्वांटिटी है हमारे पास, दूसरी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। अगर कोई भी 2 पॉइंट है, वहाँ जाने के कई सारे रास्ते हैं, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, आप कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, x1, क्योंकि ए से बी जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे स्ट्रेट लाइन x1 ही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट x1 होगा। तो डिस्टेंस के तो कई ऑप्शन थे, बट डिस्प्लेसमेंट फिक्स रहेगा। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो दैट मीन्स ये मे भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। दूसरी बात जो ध्यान में रखना है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलवेज या तो लेस होगा या इक्वल होगा डिस्टेंस के। मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से छोटा रहेगा, जैसे अगर हम कहें कि ये ए से सी होते हुए बी पे जा रहा है तो डिस्टेंस तो हो गया x2, बट डिस्प्लेसमेंट x1 ही रहेगा। चाहे वो पाथ कोई सा भी फॉलो करे, डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, डिस्प्लेसमेंट वही होगा। ऑब्जेक्ट चाहे ए से डी, डी से ई से बी जाए, उसका जो डिस्टेंस है वो तो चेंज हो जाएगा, बट उसका डिस्प्लेसमेंट x1 ही रहेगा।
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। तीसरी बात, ये भी लेंथ है तो इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर, और इसका भी डायमेंशन वही होगा जो कि डिस्टेंस का डायमेंशन था, दैट इज एल। तो डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे स्मॉल पाथ और स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अब हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ये तो पोजीशन हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो टाइम लगेगा, है ना। तो टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, स्पीड। स्पीड को हम सिंपली कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब अगर हम स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर दें और डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट कर दें, तो हम कहेंगे कि v इक्वल टू एक्स बाई टी। t क्या है? टाइम है। अब सिंस डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। स्पीड भी निगेटिव नहीं होगा और स्पीड भी जीरो नहीं होगा अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर स्पीड जीरो है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड और इसका डायमेंशन LT-1। दूसरा जो क्वांटिटी है हमारे पास वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर हम v से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पर जैसे हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यहाँ हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब वेलोसिटी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और इसका भी डायमेंशन हो जाएगा LT-1। फर्क ये है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो ये मे भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। तो स्पीड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, दोनों का डायमेंशन LT-1 है। फर्क है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कंपलसरी नहीं है और यहाँ पर डायरेक्शन कंपलसरी है। अब इसमें जब ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज किया, ऑब्जेक्ट ने टाइम के साथ पोजीशन चेंज किया, तो हमने स्पीड और वेलोसिटी डिफाइन किया। अब हम यहाँ पर एक क्वांटिटी लेके आते हैं, दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम कहते हैं कि ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है इनिशियली और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं u, ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, पॉइंट बी पे पहुंचता है कुछ टाइम के बाद और इसकी वेलोसिटी हो जाती है, तो मान लेते हैं v। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। अगर इस ड्यूरेशन में टाइम लगा है कितना, t-0, दैट इज t फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दैट इज डेल्टा v बाई डेल्टा t। यहाँ पर डेल्टा v कितना हो गया? तो v माइनस u और डेल्टा t हो गया t, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो एक्सीलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका डायमेंशन हो जाएगा LT-2। सिंस हमने कहा कि ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ग्रेटर होगा, अगर निगेटिव है तो इसका मतलब हुआ कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से लेस होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इस केस में इस एक्सीलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन। मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि निगेटिव एक्सीलरेशन को हम डी एक्सीलरेशन कहते हैं
और अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बराबर है, इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लगा। ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलता था। तो ये हमारा है एक्सीलरेशन। अब बात आती है कि जब मोशन होता है, पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ, स्पीड आती है, वेलोसिटी आती है, तो उस केस में हम मोशन को कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में। एक को हम कहते हैं यूनिफॉर्म और दूसरे को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ सेम एट एवरी पॉइंट, मतलब इक्वल डिस्टेंस या इक्वल चेंज इन पोजीशन, इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल, चाहे वो टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि इसमें कोई इक्वलिटी नहीं होगी, अनइक्वल पोजीशन चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम का इंटरवल अगर हम सेम रख लें तो उसमें जो पोजीशन चेंज होगा, डिस्टेंस कवर होगा, वो अलग अलग होगा, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो मोशन चाहे यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब चाहे वो हम स्पीड की बात कर लें, चाहे वेलोसिटी की बात कर लें, है ना, सब के केस में यही होगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल पोजीशन चेंज, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल पोजीशन चेंज। अब हम यहाँ पर जब कैलकुलेशन करते हैं, चाहे हम कैलकुलेशन करें स्पीड की, चाहे हम कैलकुलेशन करें वेलोसिटी की, और चाहे हम कैलकुलेशन करें एक्सीलरेशन की, किसी भी चीज़ की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे। एक हम यूज़ करेंगे एवरेज वैल्यू और एक हम यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब हुआ कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल, जैसे मान लो ये हमारा एक ग्राफ है, तो अगर हम ये कहें कि ये है टाइम एक्सिस और ये मान लो स्पीड एक्सिस है या वेलोसिटी एक्सिस है, ये t1 टाइम है और ये t2 टाइम है। ठीक है, तो t1 से t2 तक ये जो हम पूरा काउंट करेंगे तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, अगर ये हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये हो गया v1 और ये हो गया v2, तो ये डेल्टा v को रिप्रेजेंट करेगा, ये डेल्टा t को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हम वैल्यू काउंट करेंगे ये क्या कहलाएगा, एवरेज। लेकिन यहीं पे अगर हम कहें कि हमारा सपोज करो ये एक ग्राफ है और इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉप कर देंगे हम, है ना, तो इस टाइम इंटरवल पे, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे अगर हम निकालेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस। कहने का मतलब जैसे सपोज करो हम बात करें स्पीड की या वेलोसिटी की, है ना, तो अगर हम कहते हैं एवरेज स्पीड, तो हम क्या कहेंगे, टोटल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। हम क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, ये कहेंगे। अगर हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में हम क्या करेंगे, टोटल टाइम। ठीक है, और अगर हम कहते हैं एवरेज एक्सीलरेशन, तो हम क्या कहेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, ये हो गया एवरेज वैल्यूज। यहीं पे अगर हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस,
इंस्टेंटेनियस में अगर हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हम क्या करेंगे कि ठीक है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम लगाएंगे, बट यहाँ हम कहेंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, दैट इज टाइम जो है वो बहुत ही छोटा है, टेंस टू जीरो है, तो इसको आप लिख देंगे क्या, dx ओवर dt। इसी तरह अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये dx डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा dx बाय dt। और अगर हम ये dx डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन में क्या कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, लेकिन यहाँ लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो इसको हम लिखेंगे dv बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब एवरेज जो हम वैल्यू निकालते हैं वो एवरेज वैल्यू तो होता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, लेकिन जो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू जब हमें निकालना होगा तो हम लेंगे एक टाइम इंटरवल, और जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें निकालना होगा तो हम यूज़ करेंगे क्या, एक पर्टिकुलर टाइम। तो एवरेज को तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई डी टी या डेल्टा वी बाई डी टी, है ना, अगर एक्सीलरेशन है तो। और जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी स्पीड के लिए, तो डी एक्स हमारा चेंज इन डिस्टेंस होगा। वेलोसिटी के लिए डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे तो डी एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और अगर एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो इस तरह से हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि हमारा मोशन एक्सीलरेटेड है या फिर हमारा मोशन नॉन एक्सीलरेटेड है, तो बेसिकली हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन हैं। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है। अब अगर हम कहते हैं कि हमारा मोशन नॉन एक्सीलरेटेड है, तो नॉन एक्सीलरेटेड का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हो गया कि एक्सीलरेशन हो गया जीरो। तो इस केस में क्या होगा कि जब a जीरो कर देंगे तो v इक्वल टू यू हो जाएगा, तो ये इक्वेशन तो खत्म हो गया। यहाँ पे जीरो कर देंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट इज v इक्वल टू यू हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो फिर एक ही इक्वेशन बचता है यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a जीरो हो गया तो s इक्वल टू हो गया यू टी, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये होगा नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। अगर यही मोशन, हमने कहा कि वन डायमेंशनल मोशन या तो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल होगा, तो अगर यही मोशन वर्टिकल है, अगर यही मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी है जहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और वो एक्सीलरेशन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर मोशन दो तरह के हो सकते हैं, या तो हम ग्राउंड से ऊपर जाएंगे तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जाएंगे तो एक्सीलरेशन नेगेटिव लेंगे, धीरे धीरे हमारा स्पीड कम होता जाएगा। और अगर हम डाउनवर्ड मोशन करते हैं तो हम टुवर्ड्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ रहे हैं तो हमारा एक्सीलरेटेड मोशन होगा और हम पॉजिटिव का जी लेंगे। अब यही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज हो जाएगा। जैसे आप अगर अपवर्ड जा रहे हैं तो ए की जगह माइनस जी पुट कर देंगे तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, और s की जगह हम फिर यूज करेंगे h, हाइट कवर्ड है ना, या डेप्थ कवर्ड, तो h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। यही अगर हम डाउनवर्ड मोशन करेंगे तो एक्सीलरेशन को हम पॉजिटिव g पुट करेंगे, v इक्वल टू u प्लस जी टी हो जाएगा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत ही सिंपल है, चाहे हम हॉरिजॉन्टल में मोशन करें या वर्टिकल में मोशन करें, हमें स्पीड
वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये पता होना चाहिए। और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करना जानते हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों को यूज करना है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमें गिवन होगा, और अगर वर्टिकल मोशन हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो उस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस ध्यान रखना है कि अगर अर्थ से, ग्राउंड से ऊपर की तरफ कोई चीज़ हमने प्रोजेक्ट किया, कोई चीज़ चला, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का जी होगा। और अगर ड्रॉप हुआ, ड्रॉप का मतलब होता है रेस्ट से चलना, ऊपर से रेस्ट से छोड़ेंगे हम, वो 0 हो जाएगा। तो अगर, या ऊपर से हमने फेंका किसी को पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्लस का जी लेना है। बाकी यही तीनों इक्वेशन हमें यूज करना है। दिस इज ऑल मोशन इन 1 डायमेंशन। थैंक यू।